हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ख़राब है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में। बट आप लोगों को टाइम तक पहुंच जाएगी। फर्स्ट हमारा इशू है वो है सुप्रीम कोर्ट का जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है ऑन हिजाब बैन। इसको हमने डिटेल में किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों व्यू पॉइंट्स को देखेंगे और अब मामला CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। इसके बाद इसरो ने एक नया लॉन्च व्हीकल बनाया है जो कि PSLV जो हमारा है उसको रिप्लेस करेगा। तो PSLV, GSLV और नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल NGLV, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, GS3 के अंदर आपको फॉल करता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असेंबली के अंदर जो रशिया के अगेंस्ट वोटिंग थी, क्योंकि रशिया ने रेफरेंडम कराया था, रेफरेंडम इन यूक्रेन, जो यूक्रेन के 4 प्रोविंसेस उन्होंने अपने अंदर अनेक्स किए थे, तो उसके अगेंस्ट था, जिसके अंदर इंडिया ने अब्सटेन कर दिया वोटिंग से। इसके बारे में देखेंगे। एंड लास्टली कोविड का एक नया वायरस, एक नया वेरिएंट आ गया है जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं और चाइना में काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स वगैरह भी सस्पेंड हो चुकी हैं। तो ये जो इशू है ये दोबारा से बढ़ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज का MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ द लेंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो RFI और RCF ये दोनों चीज़ें देता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। ये आपको बताना है, लास्ट में हम इसका आंसर देखेंगे। अब बात करते हैं हिजाब बैन की। तो हिजाब बैन की अगर हम बात करें तो हिजाब बैन जो है ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही अच्छा जजमेंट जो है वो पास किया था। फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 डाइवर्जेंट व्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। एक तो है जस्टिस हेमंत गुप्ता का व्यू, जिन्होंने कहा है कि जो आपके रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको आप उन स्कूल्स के अंदर लेके जाओ जो कि स्टेट द्वारा फंडेड है और यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करते हैं, तो ये बात गलत है। कहीं कहीं से भी आपकी रिलीजियस फ्रीडम में नहीं आता है। तो 19(1)(a) के अंदर आपकी ऐसी कोई एक्सप्रेशन वाली बात नहीं है और ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है नहीं, जो पहले ही डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो ये जो है एक वॉलंटरी एक्ट है और वॉलंटरी एक्ट के कारण आप एक यूनिफॉर्म सेकुलर इंस्टीट्यूशन को फोर्स करो तो ये टोटली गलत है। दूसरा व्यू जो आ रहा है वो आ रहा है जस्टिस धलूजा द्वारा। वो ये कह रहे हैं कि जो हिजाब है उसके कारण से एजुकेशन रुक रही है। बहुत सारी कंजर्वेटिव फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती। तो बेसिकली उनका जो राइट टू एजुकेशन है उसका हनन हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉट वेयरिंग हिजाब एंड स्कूल्स नॉट अलाउइंग हिजाब। तो अगर आप हिजाब अलाउ कर देते हो तो वो कंजर्वेटिव फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल्स के अंदर भेजेगी, जिससे एजुकेशन मिलेगी और एजुकेशन मिलने से उनकी जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल हालत और सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होंगी, उनकी सोचने समझने की पावर बढ़ेगी एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें जो है बढ़ेंगी, तो इसलिए हमें अलाउ करना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन जो है वो चीफ जस्टिस साहब का अभी आना है। वो जिसकी साइड लेंगे वो जो चीज़ है वो मानी जाएगी। अगर मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की, तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ओपिनियन है वो ज़्यादा बेटर है। कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हमने उस जजमेंट को भी डिस्कस किया था एक क्लास में, अगर आपको याद हो तो। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आज आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, कल को किसी और चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। इवन अगर आप स्कूल्स में जाते हो तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर अगर आप टिक्का लगा रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो या फिर धागे पहन रहे हो, गले में ताबीज़ पहन रहे हो, ये सब चीज़ें भी बैंड होती हैं क्योंकि हम एक यूनिफॉर्म कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। सिमिलरली आर्मी के अंदर या और जगहों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इस चीज़ को आप एक जगह लाओगे तो कल को सारी जगह, सारे देश के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो फैलने लग जाएंगी और इससे कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको बढ़ावा भी मिल सकता है। जहाँ तक बात आती है कि उन लोगों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल तो खुद टर्की है। जब तक टर्की के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, टर्की ने बैन कर रखा था हिजाब वगैरह को अर्दोगान की सरकार से पहले, तो उस टाइम पे हमने देखा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हुई। वहाँ की लड़कियाँ वेस्टर्न क्लोथ भी पहनते हैं, एजुकेशन भी करती हैं, काम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उससे हो गया। और ईरान जो कि इस्लामिक स्टेट बन गया था, जहाँ पे हिजाब कंपल्सरी हो गया था, वहाँ पे कोई एजुकेशन के स्तर में या वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे तो और ज़्यादा वो दब के रहेगी। तो ये कहना कि हिजाब पहनने से उनको एम्पावरमेंट मिलेगी और वो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये टोटली गलत है। इसके अंदर आप 2 इस्लामिक कंट्रीज़ टर्की और ईरान को देख लो, तो उसी से आपको जो है पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ करने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, राइट। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट व्यू जो है वही सस्टेन करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के द्वारा। बाकी आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसरो का। तो इसरो ने NGLV एक नया व्हीकल जो है लॉन्च किया है, जो कि PSLV को जो है रिप्लेस करेगा। तो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया के पास अपना खुद का PSLV है, जो कि एक लिक्विड स्टेज पे चलने वाला रॉकेट है, और इसके अंदर 4 स्टेजेस वाला इंजन लगा हुआ है। अब इसरो ने एक नया NGLV बनाया है, जो कि मोर कॉस्ट एफिशिएंट है और 3 स्टेजेस में है, और रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है, मतलब कि ये चीज़ों को रीयूज़ कर सकता है, जिसके कारण इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, और ये हमें बहुत ज़्यादा चीपर पड़ता है। इसका हमें फ़ायदा क्या है कि जैसे हमने देखा कि हमने कमर्शियल लॉन्चेस भी किए, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस हमने अलग अलग कंट्री के लिए लॉन्चेस किए, क्योंकि हमारा सबसे सस्ता पड़ रहा था। तो लोगों ने कहा कि खुद करने से अच्छा इसी से करा लो, और हमारा इफेक्टिव भी था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर हम उसमें अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी निकालते हैं, हम कॉस्टिंग कम कर लेते हैं, तो हमारी और ज़्यादा हमें कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इस तरह के मिल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग। तो हमें पता है कि यूक्रेन के 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे, डोनस्टक, खेरसन, लुहांस्क और ज़पोरज़िया, ये सारे के सारे रेफरेंडम के थ्रू ऐड हो गए थे रशिया में। और इससे पहले क्रीमिया हुआ ही हुआ था। तो इस रेफरेंडम को होक्स बताया था USA ने कि ये नकली है, रशियन एजेंट्स ने करवाया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने वोटिंग करवाई है, जिन्होंने कंडेम किया है रशिया के इलीगल एक्शंस को, इलीगल रेफरेंडम को। तो इसके अंदर जब वोटिंग हुई, तो वोटिंग के अंदर 143 जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। रशिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और निकारागुआ ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, मतलब कि रशिया के फेवर में वोट किया, और 35 कंट्रीज ऐसे थे इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हम अभी भी रशिया की साइड ही है ले रहे हैं, ऑल्दो हम ओपनली नहीं ले पा रहे हैं, बट काफ़ी हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रशिया को ऑबलाइज जो है वो कर पाएँ। तो ये एक अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं विद इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंडियाज़ डिप्लोमेसी इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि इंडिया की वोटिंग पैटर्न क्या है। तो हम ऑल दो कई बार बोल देते हैं कि रशिया को ऐसा करना चाहिए, कई बार हम अमेरिका को बोल देते हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक मिडिल पाथ पे चल रहे हैं, जैसे कि हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, लगभग उसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों ही कंट्रीज़ का साथ दे रहे हैं, हम एब्सोल्यूट कहीं पे भी साथ नहीं दे रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सॉरी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है कोविड-19। सो कोविड-19 का नए वेरिएंट्स जो हैं ओमिक्रॉन के, वो आ गए हैं, जिसमें एक है BF.7 BF.7 और एक है BA.5.17। दोनों के दोनों हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट्स हैं, और इनको जिन सिटीज़ में खोजा गया है वो चाइना की ही सिटीज़ हैं, यंताई और शॉगुआन, यांताई और शॉगुआन। इन दोनों सिटीज़ में BF.7 और BA.5.17 को खोजा गया है। सिमिलर है जैसे कि ओरिजिनल ओमिक्रॉन था। सिम्टम्स के अंदर सोर थ्रोट, कंजेशन, फटीग, कोल्ड, रनी नोज, ये सारे के सारे होते हैं, जो नॉर्मल वायरल में भी होता है, जैसे कि मुझे अभी हुआ है, बट ओमिक्रॉन नहीं है। इसके अलावा जो स्प्रेडिंग है, वो सारी की सारी स्प्रेडिंग सेम है कि किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट में आते हो किसी भी पर्सन से, तो आपको जो बेसिकली ओमिक्रॉन है वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। इसके अलावा इवन अगर आप फ्रेश एयर के लिए आप खिड़कियां दरवाजे खोल रहे हो और बाहर किसी ने छींक मार दी जो कि अफेक्टेड पर्सन है, तो वो वहाँ से भी आपको जो है ओमिक्रॉन वायरस घर के अंदर एंटर कर सकता है। सिमिलरली जो एडवाइजरी जारी की है चाइना में, वो वही है जो पहले चल रही थी कि आप क्राउडेड एरियाज़ के अंदर ना जाइए, मिनिमम लोगों से मुलाकात करिए, बार बार अपने हाथों को धोइए, सोप्स को यूज़ करिए, वाटर को यूज़ करिए, सैनिटाइज़र को यूज़ करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने हाथों को क्लीन रखिए, मास्क को पहन के रखिए, ताकि अगर आप क्योंकि देखिए मास्क तो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो देर इज़ अ वेरी लो चांस कि आपके मतलब डायरेक्टली आपके पास कोई जो चीज़ है वो आ रही है, वो मास्क के ऊपर टच करके वापस जा सकते हैं, या मास्क पे रिटेन रह सकते हैं, उसके बाद आप मास्क को डिस्कार्ड जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा जो फ्रेश लॉकडाउन्स हैं वो लगा दिए गए हैं चाइना ने इन दोनों सिटीज़ के अंदर। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं, तो फ्लाइट्स और यातायात जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एज ऑफ नाउ। और जो दोनों वेरिएंट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि ये हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट्स हैं, जिनसे लोगों को अपनी बचाव करने की ज़रूरत है। सो अब आ जाते हैं आज के MCQ पे। तो आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
तो RFI मतलब कि होता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्विक फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसी भी कंट्री को, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम है जो IMF प्रोवाइड करता है। उसके बाद है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिक्वायरमेंट्स को लो इनकम कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती है। अगर आप एक कंट्री है, सपोज करो जिम्बाब्वे है, लो इनकम कंट्री के अंदर फॉल करता है और आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको ये जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो RCF के लिए आप रेगुलर विंडो के थ्रू भी जा सकते हो, इमीडिएट असिस्टेंस के लिए भी जा सकते हो, या कोई अगर लार्ज नेचुरल डिजास्टर होता है तब भी जा सकते हो। लेकिन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अगर आपने पैसा लेना है तो आपको जाना किसके पास पड़ेगा? IMF के पास जाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट प्रोग्राम तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आता, इसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी आप कहीं ना कहीं कर सकते थे एलिमिनेट, क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल की बात हो रही है तो कन्फ्यूजन IMF और वर्ल्ड बैंक में ही हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IMF। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू जो वर्ल्ड बैंक है, इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था मेंस के अंदर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, collectively known as the Bretton Woods institutions, are the two intergovernment pillars supporting the structure of the world's economic and financial order. Superficially, the World Bank and the IMF may have common characteristics, yet their role and functions and mandates are distinctly different. इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अगर आपको वैसे भी शुरुआत लिखनी है तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो अपने किसी भी आंसर की, कि ये दोनों के दोनों ब्रेटन वुड्स इंस्ट्रूमेंट के अंदर थे, और फिर आप ब्रेटन वुड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ऑथर ने खुद ही क्वेश्चन पूछने वाले ने लिख दिया, तो आप एक लाइन में इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्रेटन वुड इंस्ट्रूमेंट आखिर था क्या, जिसके अंदर इन दोनों बॉडीज़ को बनाया गया था, और किस तरीके से स्कीम्स के थ्रू या लेंडिंग के थ्रू फिर लो इनकम कंट्रीज़ को सपोर्ट करके ये कैसे एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑर्डर को बना रहे हैं। और इसके बाद इन दोनों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन है, दोनों ही पैसा देने का काम करते हैं, फिर भी इनके जो रोल है, फंक्शंस हैं, वो मैंडेट है, वो डिफरेंट है। तो उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी हम बता सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द मेन्स टॉपिक। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हो। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में आज नहीं करा पा रहा। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर डिवाइन योजना की। तो इट इज़ द डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको शॉर्ट में PM डिवाइन बोला गया है, और यूनियन बजट 2022-23 के अंदर इसको रखा गया था। जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना है उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड है, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर पैसा लगाते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 100% फंडिंग अपनी तरफ से देती है, मतलब कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, क्योंकि 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसके अंदर जो टोटल आउटले है वो लगभग 6600 करोड़ रुपए का है, जिसको 4 सालों के अंदर जो है लगाया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के लिए। और लाइबिलिटीज़ सच इसके अंदर कोई है नहीं है, तो सारा का सारा एसेट क्रिएशन की बात है। और जो इसके अंदर हमने प्रोग्राम रखा है वो रखा है EPC, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। पहले आप इंजीनियरिंग करें उस एरिया की R&D करके, उसके बाद प्रोक्योरमेंट करें सामान की, और फिर कंस्ट्रक्ट करें। तो अगेन ये जो है सेंट्रल और स्टेट की जो अलग अलग पहले स्कीम्स चल रही हैं उनके अलावा है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाता है कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो फिर उसे किसी और स्कीम में छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है और एक्स्ट्रा इसकी फंडिंग है। लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, यूथ के लिए, वुमेन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर होती हैं। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, DONER, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के थ्रू ये जो है काम करती है। फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। अगेन इसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, ताकि जो वुमेन हैं या जो आउट क्लास लोग हैं उनकी भी सोशल डेवलपमेंट हो सके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC खान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज़ के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।